नमस्कार। ताम्रनगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वीडियो देखकर वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एम मरेड़ा थोड़ी पड़े हो चैनल ने सब्सक्राइब करो थोड़ो सो, और आगे पूछाओ सबने शेयर करो थोड़ो सो। राजस्थान का भूगोल, भूगोल के अंदर राजस्थान का अफवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह का जो भी था वो पढ़ लिया। बंगाल की खाड़ी चालू करनी आज। कौन सी? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। टॉपिक ये है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। देखो कितना परसेंट भाग को हो? 22.4, 23.4। ठीक है, 22.4% भाग को, कुल भाग भूभाग के 22.4% भूभाग पे स्थित है। फिर देखो बंगाल की खाड़ी की जो क्रम है वे अधिकांश नदियां या तो गंगा नदी में जा मिलेगी कि मैं गंगा नदी, जहाँ चंबल है चंबल जाएगी यमुना में, यमुना जाएगी गंगा में, गंगा जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो कैसे भी करके राजस्थान की वो नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाते हैं, उस क्रम की नदियां को कौन से क्रम की नदी कहते हैं? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र या बंगाल की खाड़ी के क्रम की नदियां। तो ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचाते हैं, उसके बारे में अपन बात करें। पहले नदी ले रहे इंपोर्टेंट नदी चंबल। कौन सी है? चंबल, चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। इसकी लंबाई है 966 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। वही बात आ गई राजस्थान में अंतर बताऊंगा दोनों में, आराम से पहले समझियो। पहले इसका उपनाम देख लेते हैं। उपनाम क्या क्या है? चरणवती, चरणवती। दूसरी राजस्थान की कामधेनु, नोट कर लो साथ साथ में। कामधेनु। नित्यवाही, नित्यवाही। बारहमासी, नित्यवाही बारहमासी। वाटर सफारी, ये इसकी उपनाम है। क्या क्या? चरणवती। माना जाता है प्राचीन इतिहास में इस नदी के पानी से नहाने से जो कुष्ठ रोग है, जो चर्म रोग है, वो सारा हट जाता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चरणवती नदी। राजस्थान की कामधेनु, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल में लिया जाता है, इसमें बहुत से 4 बांध बने हुए हैं, वो आगे बताएंगे अपन। नित्यवाही रोज बहती है। बारहमासी, 12 महीना बेवा। वाटर सफारी, वाटर सफारी का मतलब है वाटर सफारी के लिए जाओ। कोटा का अंदर के ऊपर वाटर सफारी पार्क भी बनाया गया है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। क्या बनाया गया है? वाटर सफारी पार्क। वाटर सफारी करवाई जाओ, जहाँ की शेर सफारी, बाघ सफारी रणथंभौर के अंदर है। तो उसी प्रकार वाटर सफारी नदी भी बोलते हैं। कोटा के अंदर वाटर सफारी है, वो किया जाता है, इसलिए इसको वाटर सफारी बोलते हैं। किसको? चंबल नदी को। उपनाम चरणवती, राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही, बारहमासी, वाटर सफारी। ठीक है, ये तो उपनाम हो गए। फिर लंबाई, लंबाई के बारे में इसकी बात करते हैं कुछ। जैसे एमपी, राजस्थान, एमपी प्लस राजस्थान, एमपी प्लस राजस्थान और यूपी, इनमें इसकी लंबाई कितनी? एमपी में इसकी लंबाई है 315 किलोमीटर। कितनी है? 315 किलोमीटर। राजस्थान और एमपी के साथ सीमा बनाती है 241 किलोमीटर। कितनी? 241 किलोमीटर। यूपी में है 275 किलोमीटर। कितनी है? 275 किलोमीटर। अब राजस्थान में कितनी बची देखो, 5 5 10 और 1 11, तो लास्ट में आएगा 5 मतलब 16। ठीक है, याद करने का तरीका, 1 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 हाथ असल की 1, 12 और 1 13, 13 हो गए, तो बच गए कितनी? 3। 135 किलोमीटर लंबी कितनी किसमें है? राजस्थान में। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। एमपी में 315 किलोमीटर, राजस्थान में 135 किलोमीटर। एमपी और राजस्थान की सीमा 241 किलोमीटर, यूपी में 275 किलोमीटर। ये तो है इसकी सीमा। राजस्थान में सबसे लंबी नदी और राजस्थान की सबसे लंबी नदी, अभी फर्क थोड़ा सा आ जाएगा। अब देखो थोड़ी सी इसकी बात, इसका उद्गम कहां से होता है? यहाँ पे दिख जाएगा, देखो उद्गम करवा रहे हैं जी।
एमपी में एक पर्वतमाला है, विंध्यन पर्वतमाला। इसमें जाना पाओ की पहाड़ी है, महू क्षेत्र। जाना पाओ की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, ये निकल गई। पूरा आ रहा है, आ रहा है यहाँ तक का, ठीक है। अब देखो यहाँ है यूपी, यूपी का एक गांव है इटावा। कौन सा है? इटावा। ये नदी है यमुना, ठीक है। निकल कहां से रही है? एमपी के विंध्यन पर्वतमाला की जाना पाव की पहाड़ी से निकल रही है। मिल किस में रही है? यमुना नदी में। कहां पे? इटावा, यूपी के अंदर। ये तो मिल गई और समापन भी हो गया, उद्गम भी हो गया। उद्गम कहां से है? जाना पाव की पहाड़ी, विंध्यन पर्वतमाला, एमपी में। समापन यूपी के इटावा शहर में। यहाँ तक है, आगरा के समीप तक इटावा। आगे अब देखो राजस्थान में आए, राजस्थान में प्रवाहित करवाए, जो भी कुछ है अब वो सारी चीज देखो, जो कुछ भी बांध है सारी चीज देखी जाएगी। राजस्थान है यहां से यहां। अब एमपी का एक जिला लगता है यहाँ पे मंदसौर। कौन सा है? मंदसौर। भाई ज्यादा बड़ा ना लिख सकूं, ज्यादा बड़ा ना लिख सकूं, बड़ी नदी आओगी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा बोल रहा हूं भी के ऊपर गौर करियो। एमपी को जिला कौन सा है? मंदसौर। कौन सा है? मंदसौर। मंदसौर का एक गांव है चौरासीगढ़। कौन सा है? चौरासीगढ़। आज तक तो टाबरा में यही कंफ्यूजन रहा है कि वो चौरासीगढ़ चित्तौड़ के नजदीक से प्रवेश करती है, तो टाबर ही चौरासीगढ़ ना चित्तौड़गढ़ के अंदर माना है, लेकिन ये चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर को नहीं है कड़े मंदसौर एमपी में है। इक्का कन्ना जिलो पड़ जाओ चित्तौड़गढ़। कौन सा पड़ा है? चित्तौड़गढ़। निकल रही कहां से है? विंध्यन पर्वतमाला की जाना पाओ की पहाड़ी से निकल रही है और मंदसौर के चौरासीगढ़ के निकट से चित्तौड़ में प्रवेश करती है। मंदसौर के चौरासीगढ़ के निकट से चित्तौड़ में प्रवेश करती है। ये पहला गांव कौन सा है? चित्तौड़। जिला कौन सा है? चित्तौड़। किसके समीप से? चौरासीगढ़ के समीप से। चौरासीगढ़ कौन से जिले में है? मंदसौर जिले, एमपी राज्य में है। पहला कंफ्यूजन तो ये दूर करो, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है, चौरासीगढ़ मंदसौर एमपी में है। चौरासीगढ़ के नजदीक से चित्तौड़ में प्रवेश करती है। पहली बात। राजस्थान में प्रवेश हो गया। राजस्थान में प्रवेश से लेके एमपी तक जो कितनी लंबाई है? 315 किलोमीटर। यहां तक यह गहरे गार्ज के रूप में बहती है, गहरे गार्ज के रूप में बहती है। जहां से यह निकलती है इस पहाड़ी की औसत ऊंचाई है 616 मीटर। कितनी है? 616 मीटर औसत ऊंचाई। जैसे अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर, वैसे जिस पहाड़ी से निकल रही है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 616 मीटर। ये की बेसिक बातें बता रहा हूं मैं अभी, क्योंकि चंबल नदी बहुत बड़ी नदी है, इसकी सहायक नदी भी आपको इसमें मिलेंगी। चंबल के साथ ही बनास पढ़ाऊंगा, चंबल नदी के साथ ही बनास पढ़ाऊंगा। जो सिंचाई परियोजना है चंबल की वो भी अभी पढ़ाऊंगा। तो पूरा विस्तार से एक वीडियो नहीं होगा, 3-4 वीडियो चाहिए इसमें। तो देखो निकल कहां से रही है? जाना पाओ की पहाड़ी, विंध्यन पर्वतमाला एमपी से निकल रही है। जाना पाओ की पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है? 616 मीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। कितनी है? 966 किलोमीटर। अब देखो एमपी और राजस्थान के साथ सीमा बनाती है कितनी? 241 किलोमीटर। ये मैं भौतिक प्रदेश में अच्छे से समझा के गया था। भौतिक प्रदेश में नहीं, पहले स्थितीय विस्तार के अंदर जो स्थलीय सीमा लगा रहे थे, एमपी स्थलीय सीमा लगा रहे थे, तो मैं बता के गया था पालिया से पिनाहट तक, पालिया से पिनाहट तक सवाई माधोपुर में है और धौलपुर का एक गांव है, वहां तक यह टोटल सीमा लगाती है एमपी और राजस्थान के साथ 241 किलोमीटर। पालिया से पिनाहट तक, पालिया से पिनाहट तक, सवाई माधोपुर का पालिया, धौलपुर का पिनाहट गांव तक कितनी सीमा? 241 किलोमीटर लंबी। सबसे बड़ी अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाली नदी कौन सी थी? चंबल नदी थी। बता के जा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, सबसे बड़ी अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी घग्गर नदी। अब देखो चित्तौड़गढ़ में प्रवेश हो गया। चित्तौड़गढ़ से आगे जाएगी चित्तौड़, चित्तौड़ से आगे की तरफ जाएगी कोटा,
सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सारा जो भी इसका क्रम है वो सारा बताया जाएगा। अब देखो इसके ऊपर कुछ बांध है, वो बांध देखते हैं, बांधों का क्रम भी पूछते हैं। चित्तौड़ में राजस्थान में प्रवेश हो गए, आगे राजस्थान का अलग कंटेंट आएगा, इसका पहले कंटेंट देख लो। बांध है एक तो गांधी सागर, यहां लिख देता हूं कौन सा है, गांधी सागर। कौन सा बांध है, गांधी सागर। कहां पे है, मंदसौर एमपी के अंदर है। कौन सा बांध, गांधी सागर बांध। चरण आएंगे, 3 चरण आएंगे, सारा बताऊंगा धीरे धीरे, थोड़ा सा वेट करो। वो एक मारवाड़ी में कहा था आया करे है अपने कि बढ़ती बढ़ती मत खा, ठंडी करके गाशियो गाशियो खा, बढ़ बढ़ती मुंडो बढ़ जाओ, तो धीरे धीरे ठंडी करके खाओ अपने भी। पहलो कौन सो है, गांधी सागर, कड़े है एमपी का मंदसौर जिला। दूसरो चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा पर राणा सागर बांध। कौन सो है, राणा सागर। तीसरा जवाहर सागर। चौथा कोटा। चौथा कौन सा है, कोटा बेरा। ये इसके उद्गम से समापन की ओर बेरा जो बांध है वो कौन कौन से हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। उद्गम से समापन की ओर पूछ ले या समापन से उद्गम की ओर पूछ ले तो क्रम है, ये क्रम तो पहले याद करो, फिर इसके कैसे कैसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्रम बता रहा हूँ। क्रम पहला कौन सा है, गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर, चौथा कोटा बैराज। उद्गम से समापन की ओर, अगर समापन से उद्गम की ओर पूछ ले तो पहला कोटा बैराज, दूसरा जवाहर सागर, तीसरा राणा प्रताप सागर, चौथा गांधी सागर। ये 4 बांध 3 चरणों में पूरे हुए थे। कितने चरणों में, 3 चरणों में। आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताया था ना, धीरे धीरे। अब देखो ये तो इसके बांध हो गए, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसका नाम हो गया। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कोई इसका ले सकता है। अब देखो चंबल नदी का प्रवाह कौन कौन से जिले में है वो देख लो। पहला तो है चित्तौड़, दूसरा है कोटा, तीसरा है बूंदी, चौथा है सवाई माधोपुर, पांचवा है करौली, छठा है धौलपुर। तो चंबल नदी का प्रवाह कितने जिलों में है, 6 जिलों में। कौन कौन से हैं, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अब देखो इससे थोड़ा सा आगे चले, चित्तौड़ आता है उदयपुर संभाग में। चित्तौड़ कौन से संभाग में आता है, उदयपुर में। ये कोटा संभाग में आ गया, ये भरतपुर संभाग में। तो चंबल नदी कितने संभाग में प्रवाहित होती है, 3 संभाग में। कौन कौन से, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में। जिले कितने हैं, 6 जिलों में चंबल नदी प्रवाहित होती है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, 6 जिले में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब आगे देखो चंबल नदी है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करते ही यहाँ पे रहती है मुकुंदरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी, याद करो अब, मुकुंदरा की पहाड़ी। इन मुकुंदरा की पहाड़ी का जो ढाल होता है वो भी दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। मुकुंदरा की पहाड़ी का ढाल कैसे होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो ये चंबल नदी है, इस ढाल के समानांतर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। मुकुंदरा की पहाड़ी का ढाल भी कैसा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। मुकुंदरा की पहाड़ी की आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार। कैसी है, अर्धचंद्राकार आकृति है। भौतिक प्रदेश में आप जाके पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर अच्छे से समझाया गया था। अब देखो राजस्थान में चित्तौड़ में प्रवेश करने के बाद यह पथरीले नुमा जो चट्टानी भाग है मुकुंदरा की पहाड़ी में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के बाद एक स्थान आता है भैंसरोडगढ़। कौन सा, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़, भैंसरोड के बाद में आगे कोटा आ जाता है। तो
पहाड़ी से एकदम जमीन आएगी तो इस हिसाब से आएगी, नीचे आएगी। तो पहाड़ी से जल नीचे गिरेगा तो देखो जमीन पे नीचे जाएगा तो क्या बनाएगी, जलप्रपात। क्या बनाएगी, जलप्रपात। तो भैंसरोडगढ़ के निकट में, नजदीक में एक जलप्रपात बनाती है, चुलिया जलप्रपात। कौन सा, चुलिया जलप्रपात। कौन सा बनाती है, चुलिया जलप्रपात। अब देखो यहाँ पे पहाड़ी है, ठीक है। अब पहाड़ी के नीचे जमीन आ गई, ये भी पहाड़ी थी। अब इधर से जल आएगा, वो ये गिरेगा, तो ये जलप्रपात है। इस चुलिया जलप्रपात की हाइट है 18 मीटर। कितनी है, 18 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, एक तो समुद्र तल की ऊंचाई से, एक तो समुद्र तल की ऊंचाई से, और एक जो भारत की मुख्य भूमि है उस ऊंचाई से। सबसे समुद्र तल की औसत ऊंचाई से सबसे ऊंचा जलप्रपात है महात्मा गांधी या जोर गोरसप्पा जलप्रपात। लेकिन मुख्य भूमि से सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात, दोनों कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात मुख्य भूमि से है और समुद्र तल से है महात्मा गांधी या गोरसप्पा जो भी है वो कर्नाटक के अंदर है, वो समुद्र तल से है। और मुख्य भूमि से सबसे ऊंचा है कुंचिकल जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चुलिया जलप्रपात, हाइट कितनी है, 18 मीटर। कौन सी नदी पे बनाता है, चंबल नदी पे। कहां पे, भैंसरोडगढ़ के निकट। कहां पे, भैंसरोडगढ़ के निकट। भैंसरोडगढ़ के निकट चुलिया जलप्रपात बनाता है 18 मीटर ऊंचा, ठीक है। चुलिया जलप्रपात बना दिया। अब देखो भारत का सबसे बड़ा गार्ज कौन सी नदी बनाती है, सिंधु नदी। जैसे विश्व में आता है सबसे बड़ा ट्रेंच, ट्रेंच को गार्ज भी बोलते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा गार्ज कौन सी नदी बनाती है, सिंधु नदी बनाती है, लद्दाख श्रेणी में बुंजी नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर, बुंजी। बुंजी नामक स्थान पे सिंधु नदी सबसे गहरे गार्ज के साथ बहती है। किसके साथ, सबसे गहरे, यानी सबसे अंदर गहरे, गहरे का मतलब उंडा, अपनी भाषा में बोले उंडा, गहराई। तो गहरे गार्ज के साथ सिंधु नदी कहां पे बहती है, बुंजी नामक स्थान पर, लद्दाख श्रेणी में। तो भारत का सबसे बड़ा गहरा गार्ज कौन सा है, बुंजी गार्ज। कौन सा होगा, बुंजी गार्ज। इसी प्रकार जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी भी गहराई के साथ, गार्ज के साथ बहती है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा गार्ज कौन सा है, सबसे गहराई वाला गार्ज कौन सा है, जो चंबल नदी बहती है, वो है केशोरायपाटन। कौन सा है, केशोरायपाटन। केशोरायपाटन है बूंदी में। इससे 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन देखो। एक तो चंबल नदी है सबसे गहरे गार्ज के साथ कहां पर बहती है, केशोरायपाटन बूंदी में। कहां पे, केशोरायपाटन बूंदी में सबसे गहरे गार्ज के साथ, अंदर गहराई से ज्यादा बहती है, कहां पे, केशोरायपाटन में। केशोरायपाटन को प्राचीन काल में जम्बूकरण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जम्बूकरण। जम्बूकरण ये महिला प्रयोगशक 2015 में पूछा गया है कि प्राचीन काल में जम्बूकरण किसको कहा जाता था, केशोरायपाटन बूंदी को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि रीछ बाहुल्य क्षेत्र था। कौन सा, रीछ, रीछ की संख्या में ज्यादा थी, तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, जम्बूकरण। जैसे रामायण में अपने पात्र देखते हैं, कौन सा, जामवंत जी, जामवंत जी रीछ थे। तो रीछ बाहुल्य क्षेत्र के कारण केशोरायपाटन को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, जम्बूकरण। महिला प्रयोगशक 2015 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की चीनी की मिल कौन सी थी, केशोरायपाटन थी। कौन सी थी, केशोरायपाटन में थी। राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की चीनी की मिल कहां पे थी, केशोरायपाटन बूंदी में थी। केशोरायपाटन से 3 क्वेश्चन हो गए। सबसे गहरा गार्ज चंबल नदी का, केशोरायपाटन में। प्राचीन काल में क्या कहते थे, जम्बूकरण। किसके कारण, रीछ बाहुल्य क्षेत्र के कारण। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, सबसे पहली, राजस्थान की सबसे पहली सहकारी क्षेत्र की चीनी की मिल कहां पे स्थापित हुई, केशोरायपाटन बूंदी में हुई। ये 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है जो इससे आते हैं। जो भी कुछ बात थी, परवाह, संभाग, जलप्रपात, ये सारी होगी। जो क्रम है, जो ढाल है, वो भी हो गया। अब देखो आगे देखते हैं। इसके ऊपर जो बांध की बात कर रहे थे अपन, कौन कौन से बांध है। पहला बांध है गांधी सागर। कौन सा है, गांधी सागर। दूसरा है राणा प्रताप सागर।
तीसरा है जवाहर सागर, चौथा है कोटा बैराज। कौन सा है? कोटा बैराज। विश्व की एकमात्र नदी, विश्व की एकमात्र नदी जो 100 किलोमीटर के कम एरिया में बांध स्थापित किए गए हैं और उनसे विद्युत का उत्पादन होता है, वह नदी कौन सी है? चंबल नदी। विश्व की एकमात्र नदी जिसमें 100 किलोमीटर से कम में बांध स्थापित किए गए हैं और उन बांध से विद्युत का उत्पादन होता है, ऐसी नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। अब देखो, इस चंबल नदी के ऊपर परवाह के क्षेत्र में अभ्यारण्य भी स्थापित किए गए हैं। इस चंबल नदी के जो परवाह क्षेत्र है इसमें अभ्यारण्य भी स्थापित किया है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, बस्सी का चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वो भी अभ्यारण्य, भैंसोड़गढ़ वाला अभ्यारण्य है, तो ये इसमें स्थापित किए गए हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रजाति जैसे कछुआ की प्रजाति, घांगे सूस, गंगाई डॉल्फिन, ये कुछ इसमें चंबल नदी में पाए जाते हैं। घड़ियाल, मगरमच्छ, घांगे सूस, कछुआ की प्रजाति, ये सभी इन अभ्यारण्यों में चंबल नदी का जो प्रवाह है उसमें पाए जाते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, घांगे सूस, गंगाई डॉल्फिन, जो गंगे सूस है, गंगाई डॉल्फिन, वो भी यहाँ मिलता है। स्वच्छ रहता है, शिशु मार भी बोलते हैं उसको, अपने शिशु को मार देता है। कछुए की 8 प्रकार की प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। आगे जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य आएगा उसमें और विस्तार से पढ़ाया जाएगा। अभ्यारण्य भी है, अभ्यारण्य में पाए जाने वाले जलीय जीव भी है। अब जलीय जीव है, जल को जीव होगा तो वह नदी में ही रहेगा। जलीय जीव क्यों पाए जा रहे हैं? चंबल नदी। कौन कौन सा? घड़ियाल, मगरमच्छ, घांगे सूस, कछुए की 8 प्रकार की प्रजाति, ये सभी किस में मिलती है? चंबल नदी में मिलती है। ये उद्गम से समापन की ओर इसका क्रम है, जो भी बांध है उसका क्रम। अब देखो, जो चंबल नदी के ऊपर ये बांध है, चंबल सिंचाई परियोजना चल रही है, वो राजस्थान और एमपी में है। किस में है? राजस्थान और एमपी में 50-50 में पार्टनरशिप है। राजस्थान प्लस एमपी 50-50% में पार्टनरशिप है। कितने परसेंट में? 50-50% पार्टनरशिप है। किसमें? राजस्थान और एमपी में। ये आज के लिए कुछ चंबल नदी के बारे में अपनी विशेष जानकारी ली है। आगे की वीडियो आने वाले समय में आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम पे। बस वीडियो को देख के लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।